जब देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के 2014 से 19 तक उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार चलाई थी। वहाँ की जनता उनके कार्यकाल में उनके काम से बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने कृषि कृषक परिवार के लिए, किसानों के लिए कहने का मतलब, और जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाए थे। और दोनों ही जो सेट ऑफ पीपल हैं, दे वर वेरी 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 हैप्पी विद देम, विद द पार्टी एंड द गवर्नेंस ऑफ देवेंद्र फडणवीस जी। देखिए कि जहाँ इतनी सीट हो, 132 सीट हो, और अब जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी आ चुके हैं, और 145 जो है वो बीच का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए। मात्र 4-5 सीट का फर्क है। और अभी यही नहीं, अभी तो उद्धव ठाकरे के जो एमएलएज हैं वो भी इनकी तरफ, बीजेपी की तरफ रुख करने को तैयार हो रहे हैं। तो ये सरकार किसी भी तरीके से, बीजेपी भी अगर अकेली सरकार चलाना ही चाहे तब भी सरकार बहुत मजबूती से चलने वाली है, क्योंकि इंडिपेंडेंट और काफ़ी लोग संपर्क में हैं और वो आना भी चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है वहाँ के एमएलएज जो जिनको कुछ टिकट नहीं मिला था बीजेपी पार्टी से, वो हैं तो आखिर बीजेपी सोच के एमएलएज। तो उनको आने में और वापस अपने घर आने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी, और वो उनके साथ में ही है। अभी कुछ जैसे खबरें आ रही हैं वो हम बीजेपी से दूर नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरन। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है और आज मुख्यमंत्री के नाम से भी हट चुका है सस्पेंस। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे देवेंद्र फडणवीस, जिसको लेकर अब लगातार ये उठ रहा है सवाल कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान या अन्य राज्यों के तर्ज पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं बदला है। और इसी पूरे मामले पर अब विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीश कुमार गौड़ जी, और सर से जो है, सर एक पेशे से एक एडवोकेट भी हैं। एक तरफ हम इसे कानूनी तरीके से भी समझेंगे और पिछले सालों में जिस तरीके का काम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया है, और ऐसे कौन से फैक्टर रहे हैं जिसकी वजह से हर जगह पर मुख्यमंत्री का नाम बदलने वाली, चेहरा बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है। मुनीश सर, आज महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, नाम की घोषणा हो चुकी है। आज केंद्रीय नेतृत्व ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का चयन क्यों किया है, और आने वाले सालों में गवर्नमेंट जो है वो कितनी स्टेबल महाराष्ट्र में रहेगी, ये बीजेपी या हम कहें कि महायुति की? देखिए, ये एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि जिस संख्या से बहुमत मिला है महायुति गठबंधन को, और भाजपा के अंदर 132 उनकी सीट आई हैं। इसी तरह से शिंदे ग्रुप जो है, जो शिवसेना कही जाती है, उनकी 51 सीट आई हैं, और जीत पवार जी की पार्टी की जो एनसीपी है उसकी 41 सीट आई हैं। तो ये बहुत मजबूत सरकार चलने वाली है। और जैसा हमको सबको मालूम है कि जब देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के 2014 से 19 तक उन्होंने बहुत बढ़िया सरकार चलाई थी। वहाँ की जनता उनके कार्यकाल में उनके काम से बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने कृषक परिवार के लिए, किसानों के लिए कहने का मतलब, और जो महिलाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाए थे। और दोनों ही जो सेट ऑफ पीपल हैं, दे वर वेरी 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 हैप्पी विद देम, विद द पार्टी एंड द गवर्नेंस ऑफ देवेंद्र फडणवीस जी। और इसके साथ साथ में एक और चीज़ है कि उस वक्त जब महाराष्ट्र में आपको मालूम है कि वहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, तो उस वक्त जो उन्होंने ट्रैफिक को कंट्रोल किया है, चाहे वो रेलवेज रही या जो मेट्रो रही, वो एक सराहनीय काम है। ये एक स्वर्णिम काल था उनका। हालांकि 19 में जब दोबारा चुनाव हुए तो मात्र 2 दिन के लिए वो मुख्यमंत्री बने। अब तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वह सरकार बहुत मजबूती से काम करने वाली है। और अब
कोई संदेह नहीं है इसमें कि ये सरकार पहले की तरह जैसे 5 वर्ष सरकार चली थी, इस बार फिर दोबारा ये 2024 दिसंबर में अब कार्यकाल आ गया है और अन्य आने वाले 5 साल के लिए यह सरकार चलेगी। सर, अगर इसी पर बात करें तो जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है उनके नाम का, तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में अब ये भी खबर है कि अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो एकनाथ शिंदे या अजीत पवार की पार्टी जो कि महायुति में शामिल है, अगर इनके द्वारा सवाल उठाया जाता है या फिर एक बार मुख्यमंत्री को लेकर रार महायुति में देखी जाती है, तो क्या सरकार स्टेबल रह पाएगी? देखिए कि जहाँ इतनी सीट हो 132 सीट हो और अब जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो भी आ चुके हैं और 145 जो है वो बीच का आंकड़ा है सरकार बनाने के लिए, मात्र 4-5 सीट का फर्क है। और अभी यही नहीं, अभी तो उद्धव ठाकरे के जो एमएलएज हैं वो भी इनकी तरफ बीजेपी की तरफ रुख करने को तैयार हो रहे हैं। तो ये सरकार किसी भी तरीके से, बीजेपी भी अगर अकेली सरकार चलाना चाहे तब भी सरकार बहुत मजबूती से चलने वाली है, क्योंकि इंडिपेंडेंट और काफ़ी लोग संपर्क में हैं और वो आना भी चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है वहाँ के एमएलएज जो जिनको कुछ टिकट नहीं मिला था बीजेपी पार्टी से, वो हैं तो आखिर बीजेपी सोच के एमएलएज, तो उनको आने में और वापस अपने घर आने में कोई ऐसी कठिनाई नहीं होगी और वो उनके साथ में ही है। अभी कुछ जैसे खबरें आ रही हैं वो हम बीजेपी से दूर नहीं है। सर, इसी के साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र में सरकार को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो बीजेपी की सीटें आई हैं 132, 2014 में यही आंकड़ा बीजेपी के पास 122 का था, 2019 में 105 सीटें थी और इस बार जो बढ़कर सीटें आई हैं इस पर आप किसको जो है वो श्रेय देते हैं? क्या ये आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में तैयारी और जनता के बीच गए उसकी वजह से बीजेपी इसका आगे बढ़ी, या फिर क्या फैक्टर? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो रणनीति, जो इस बार रणनीति रही भाजपा की और उनके घटक दल जो थे, उनके साथ में जो थे, उनकी जो रणनीति थी वह कामयाबी की तरफ इस महायुति सरकार को ले गई। दूसरा, वहाँ की महाराष्ट्र की जनता ने देख लिया है कि उद्धव ने जो एक ऐसा कार्य किया जो धोखा एक कह सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ में एक तो चुनाव जीतना और फिर वहाँ से मुंह मोड़ लेना, ये जो देखा गया, ये जनता ने इसको नहीं सराहा और यही कारण है कि उद्धव की जो पार्टी है, जो यूबीटी शिवसेना कहलाती है, उसको मात्र 20 सीटें मिली हैं, वो घट के 20 पे आ गई और शरद पवार जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे, उनकी मात्र 10 सीटें रह गई हैं। अब बड़ी सोचने की बात है कि आपको क्यों जनता नकार रही है। कांग्रेस की 16 सीट रह गई हैं, तो जनता आपको नकार रही है क्योंकि आपने धोखे से सरकार बनाई है। आपने जिनके साथ में आप चले थे उनको बीच में छोड़कर आपने 2 दिन के सरकार को गिराया था, वो जनता ने आपको माफ़ नहीं किया। और इसके साथ साथ जो देवेंद्र फडणवीस जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने ऐसे कार्य किए जो पीछे कभी इस तरह की जो योजनाएं, जो सफल योजनाएं जो जमीन पे आ गई हैं और जनता को दिखाई दे रही हैं, तो जनता वोट क्यों ना दे। सर, इसी के साथ लगातार अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर एकनाथ शिंदे, जैसा कि उन्होंने पहले भी मांग की थी कि कम से कम 6 महीने के लिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, गृह मंत्री अमित शाह से ये मांग की गई थी, अगर वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने की मांग को उठाते हैं और कहीं ना कहीं वो महायुति से अलग होकर फिर एक बार यूबीटी या वो अलग रहते हैं, तो क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे? जिस तरीके से 2019 में उद्धव ठाकरे ने पुत्र मोह में आकर बीजेपी से वो अलग हुए और आज ऐसा है कि 56 सीटें लाने वाली पार्टी जो है वो सिर्फ 20 के आंकड़े पर ही सिमट कर रह गई। देखिएगा, शिंदे ऐसी गलती नहीं करेंगे। उनके सामने एक मिसाल है, क्योंकि उनके जो एमएलए भी हैं वो किसी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जो आइडियोलॉजी शिवसेना ने छोड़ दी थी उद्धव जी के नेतृत्व में, वो शिव सैनिक जो हैं वो शिंदे ग्रुप में जो शामिल हुए हैं,
वो बाल ठाकरे की लाइंस पे चलने वाले लोग हैं। वो लाइन जो बाल ठाकरे की जो लाइंस थी राष्ट्र के निर्माण के लिए, वो ही बीजेपी की आइडियोलॉजी है। इस वजह से ये दोनों बहुत नज़दीकी आइडियोलॉजी की पार्टी हैं। इनके बीच में किसी भी तरह का विघटन या मतभेद या मनभेद नहीं होगा, ये जनता को मालूम है और जनता इसको बहुत नज़दीकी से देख रही है। कोई इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती। जिस तरह से ये धोखे वाली बात होती है वो जनता बहुत नज़दीकी से देखती है। जनता ने जब तीनों घटक को खूब अच्छी तरह से मत देके जिताया है, एक तरफा जिताया है, तो ये अगर इनमें से कोई भी ये छोटा घटक, बहुत छोटे छोटे घटक हैं, मतलब ये समझेगा कि 1/3 के घटक हैं, तो इनको सोचना पड़ेगा कि अगर ये ऐसी गलती की तो इनका भी वही हाल होगा जो उद्धव का हुआ है, जो सिमट के 20 पे और एनसीपी के शरद पवार जी जो है 10 पे रह गए हैं। तो जिस तरह से उद्धव ने अपने पुत्र मोह में ये सरकार गिराई थी, और इसी तरह से जो एनसीपी के हमारे शरद पवार जी हैं, उन्होंने सरकार के साथ में धोखा किया था, तो वो अब दोबारा नहीं होने वाला है। कुछ भी कहिए, ये सरकार 5 वर्ष चलेगी, और क्योंकि इस सरकार के काम को जनता ने बड़ी नज़दीकी से देखा है और सराह रही है जनता इनके कार्य को, तो ये बहुत आने वाले समय में आप भी देखिएगा कि महाराष्ट्र की जो गति है विकास की, वो बहुत तीव्र गति रहेगी, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये जो अपोजिशन के लोग हैं ऐसा भ्रम डालते रहते हैं, और उनका काम है ये करना, क्योंकि आप जातिवाद के ऊपर आप लड़ाई करते हैं, जातियों में विभाजित करते हैं। अब हिंदू, खास तौर से मैं आपको बताऊं, अब वो जातिवाद से बहुत ऊपर उठ चुका है, और राष्ट्र हित में हिंदुओं की भूमिका बहुत अग्रणी रहने वाली है। और हिंदू जो वोट बैंक है उसको अब आप वोट बैंक ना समझें। हिंदू राष्ट्र निर्माण में स्वतः ही जुड़ गया है। वो आगे तरक्की चाहता है, राष्ट्र की तरक्की चाहता है, और अपने परिवार की तरक्की चाहता है, समाज की तरक्की चाहता है। समाज का विघटन हिंदू के परंपरा में, उसकी संस्कृति में बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।